हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके अकेडमी पर। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा ही होगा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण, खोज, विस्तार, कहाँ कहाँ यह सभ्यता फैली हुई थी, इसकी विशेषताएं और इसके उद्भव के बारे में जिक्र किया था। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए एक सेकंड पार्ट लेके आए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस पार्ट में आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी कंप्लीट हो जाएगी। होप सभी ने इसके बारे में नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से प्रेपरेशन की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैप आपको दिख ही रहा है, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये तीनों ही देश इसमें लोकेट हैं, क्योंकि इन तीनों देशों में ही सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। जो प्रारंभिक स्थान थे सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और ज्यादातर स्वतंत्रता से पहले ज्यादातर जो स्थल थे वो पाकिस्तान में पाए गए। स्वतंत्रता के बाद गुजरात में ज्यादातर स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए। तो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव यही बनता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल खोजे गए? तो इसका आंसर है गुजरात। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो सिंधु घाटी की हमारी सभ्यता थी, उसके लगभग अब तक 1500 से भी ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? 1500 से भी ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें 2 स्थल हैं वो अफगानिस्तान में। 2 ही जगह ऐसी है जो अफगानिस्तान में पाई जाती हैं। उसके बाद 500 के आसपास जो जगह है, 500 के आसपास जगह है वो है पाकिस्तान में। जो बाकी हमारी 1000 या 900 के आसपास जो जगह है, जो क्षेत्र है, वो भारत में पाए गए हैं। अब इतने सारे स्थल तो हम याद कर नहीं सकते हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट इनके स्थल हैं उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान में 2 ही जगह खोजे गए हैं जिनको हम याद कर लेंगे। सिर्फ इनका नाम याद करना है। अफगानिस्तान में जो 2 जगह हैं, शोरतुगई और मुंडी काव, ये 2 जगह अफगानिस्तान में पाई गई है, शोरतुगई और मुंडी काव। सिर्फ इससे यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से 2 स्थल पाए गए हैं? तो इसका आंसर अपना है शोरतुगई और मुंडी काव। ये 2 जगह अफगानिस्तान में पाए गए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो उत्तर पश्चिमी भाग में ही फैली हुई थी। यहाँ पर अब पाकिस्तान में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो था हमारा हड़प्पा, जो कि पंजाब प्रांत में। अब जो अपने इंडिया है उसमें भी पंजाब था, ये देखो, ये इंडिया वाला पंजाब है। तो इसी के साथ में पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत था। उस पंजाब प्रांत में खोजा गया था हड़प्पा नामक जगह। ये जो है, ये हड़प्पा नामक जगह कहाँ खोजी गई थी? ये पंजाब में। तो हड़प्पा के बारे में हम नोट डाउन करेंगे। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ये ध्यान रखेंगे। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जिला था मोंटगोमरी जिला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में। अब ये किस नदी के किनारे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यह है रावी नदी के किनारे। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम वहां पर जो सिंधु आंसर देकर हम सिंधु नदी कर देते हैं, क्योंकि बार बार सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता हम नाम लेते रहते हैं और हड़प्पा इसमें इंपोर्टेंट जगह थी। तो हम सबको लगता है कि जो हड़प्पा था वो संभवतः सिंधु नदी के किनारे स्थित था, लेकिन ऐसा नहीं था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल था पंजाब प्रांत में, मोंटगोमरी जिले में, पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे स्थित था। ये था हड़प्पा के बारे में। अब यहाँ पर हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? पिछले हमने वीडियो में पढ़ा है, हड़प्पा की खुदाई की थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। जॉन मार्शल उस टाइम पे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनके ही नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। अब हड़प्पा से कौन कौन से
वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनकी हम लिस्ट देख लेते हैं, उनको नोट डाउन कर लेते हैं। हड़प्पा से जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं वो देखिए क्या है। एक तो कांस्य दर्पण मिला है हड़प्पा से, हमने पढ़ा ही है। इस सभ्यता में ज्यादातर कौन सी धातु का यूज किया गया था? कांसे का। कांसा किन दो धातुओं के मेल से बना हुआ? तांबा और टीन से। तो कांस्य का दर्पण मिला है यहाँ से। एक विशाल अन्नागार मिला है यहाँ से। अन्नागार मतलब जहां पर अन्न के भंडार हो, अन्न इकट्ठा करके रखा जाता हो, उसको हम अन्नागार कहेंगे। फिर यहाँ पर R37 नाम का एक कब्रिस्तान था, ये इंपॉर्टेंट है। R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। R37 नाम का कब्रिस्तान जो हड़प्पा था, यहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा थी। दफनाने की प्रथा जो हड़प्पा था, वहां पर शवों को दफनाने की प्रथा यूज की जाती, यानी दफनाने की विधि यूज की जाती थी हड़प्पा में शवों को। इसलिए यहाँ पर R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। श्रमिकों के आवास मिले हैं यहाँ से। क्या मिला है? श्रमिकों के आवास मिले हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से हड़प्पा से प्राप्त की गई है। कांस्य दर्पण, अन्नागार, R37 कब्रिस्तान जिसमें शवों को दफनाने की प्रथा यूज की जाती थी, और श्रमिकों के आवास। ये सारी की सारी वस्तुएं, ये सारी की सारी जगह कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली है। तो हमने हड़प्पा के बारे में जान लिया। अब हम करते हैं मोहनजोदड़ो, जो कि इंपॉर्टेंट जगह थी। हड़प्पा था पंजाब प्रांत में, मोंटगोमरी जिले में। और जो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मोहनजोदड़ो था यहाँ पर एक सिंध प्रांत था। सिंध प्रांत, ये जो नदी है ये है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी ये यहाँ आकर अरब सागर में गिर जाती है और निकलती कहाँ से है? यहाँ तिब्बत चाइना से निकलती है ये, और भारत में से निकलते हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से ये अरब सागर में गिरती है। अभी भी इसका प्रवाह स्थल यही है, और पहले भी यही हुआ करता था हड़प्पा के समय में। तो जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, कौन से तट पर स्थित है? दाएं तट पर। कौन सी जगह? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिखते रहिए साथ साथ आप लोग। मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो था ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल था। हड़प्पा संस्कृति का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल। और ये कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे सॉरी कौन सी नदी के किनारे स्थित था? यह था सिंधु नदी के किनारे। इसका ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे। ये देखो मैंने आपको अभी लोकेशन बताई। सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सी जगह है? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित था। अब इसकी खुदाई कब की थी? 1922 ईस्वी में। इसने की थी राखलदास बैनर्जी ने। राखलदास बैनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अब यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ से सबसे पहले मिली है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है। देखो वही कांसा धातु इसमें बार बार यूज हो रहा है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। एक पुरोहित की मूर्ति मिली है यहाँ से। विशाल स्नानागार, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। विशाल स्नानागार, यहाँ से भी अन्नागार मिला है। विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, और एक महाविद्यालय। यहाँ से एक महाविद्यालय भी प्राप्त हुआ है। तो ये वस्तुएं थी। हम दोबारा इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था ये। 1922 में इसकी खुदाई की थी राखलदास बैनर्जी ने। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, विशाल स्नानागार, अन्नागार और महाविद्यालय। इतनी सारी चीजें यहाँ से मिली हैं। जो विशाल स्नानागार था, मैंने आपको बताया कि यह मोहनजोदड़ो में किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया गया था, जहां पर सामूहिक स्नान हुआ करता था। अन्नागार आपको पता ही है, अन्न रखने का भंडार गृह हो गया।
महाविद्यालय यहाँ से मिला है। तो इतनी सारी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली। अभी सिंध प्रांत में ही एक और जगह थी चहुंदड़ो, ये यहाँ पर, ये बाएं तट पर स्थित था चहुंदड़ो, और एक और यहाँ था कोट दीजी। ये 3 जगह हमें याद रखनी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन कौन सी 3 जगह? मोहनजोदड़ो हम कर चुके हैं, चहुंदड़ो और कोट दीजी। ये देखो यहाँ पर इसके दाएं बाएं तट पर चहुंदड़ो और ये कोट दीजी। अब चहुंदड़ो के बारे में पढ़ लेते। चहुंदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित हो गया? सिंधु नदी के किनारे ही हो गया, सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था यह। अब इसमें प्राप्त चीजें क्या क्या यहाँ से वस्तुएं मिली हैं? मन के बनाने के कारखाने, सबसे इंपोर्टेंट चीज है यहाँ से मन के बनाने के कारखाने। चहुंदड़ो से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। जो भी क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव बनता है वो सिर्फ यही पूछा जाता है कि मन के बनाने के कारखाने का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चहुंदड़ो से मिले हैं। एक ये होगी कोट दीजी, सिर्फ इसका नाम याद रख लेंगे हम। कोट दीजी कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे स्थित है? वही सेम सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। अब यहाँ से क्या प्राप्त होते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गए पाकिस्तान में। अब एक और पाकिस्तान में जो बिल्कुल पश्चिमी किनारा हमने कल किया था, सुतकांगेडोर, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है सुतकांगेडोर। कल भी हमने इसको किया था। पश्चिमी किनारे पर, बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट था, यहाँ पर था ये सुतकांगेडोर। कहाँ पर स्थित है ये? बलूचिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान जो प्रांत था पाकिस्तान का, उसमें स्थित है ये सुतकांगेडोर स्थित था। किस नदी के किनारे? दाश्त नदी के किनारे, दाश्त नदी के किनारे सुतकांगेडोर स्थित था। अब इसी के पास में यहाँ पर एक और स्थान मिला है, बालाकोट। ये बस आपको इतना याद रखना है, बालाकोट कहाँ पर मिला है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में। अब हम करने का इसके पीछे क्या मकसद है? कई बार मैच में दे देते हैं, एक साइड आपके नगर दे देते हैं, एक साइड नदी दे देंगे, या फिर देशों के नाम हो जाएंगे कि कौन सा किस देश में या कौन से प्रांत में स्थित है। तो इसलिए अपने को प्रांत भी पता होना चाहिए, कौन से देश में स्थित है। देश तो हमें पता है मेनली 2 ही हैं, पाकिस्तान और भारत। और नदियों का भी पता होना चाहिए किस नदी के किनारे स्थित है। अब हमारा यहाँ से पाकिस्तान कंप्लीट होता है। जो भी इम्पोर्टेंट स्थल थे पाकिस्तान में वो हम कर चुके हैं। एक बार दोबारा बता देती हूँ। हड़प्पा पंजाब प्रांत में, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंध प्रांत में। चहुंदड़ो सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के बाएं तट पर। कोट दीजी, ये भी सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। फिर आता है हमारा बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट है, पश्चिमी किनारा सुतकांगेडोर, दाश्त नदी के किनारे, बालाकोट, ये भी पाकिस्तान में। अब हम आते हैं अपने भारत की तरफ। अब देखिए ये अपना जो भारत है, इधर सबसे हमने कल किया था उत्तरी पॉइंट, ये हमारी जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा था? मांडा। कौन सी नदी के किनारे स्थित था ये मांडा? था चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इससे बस इतनी ही चीज हमने करनी है। कौन सी नदी के किनारे स्थित था ये मांडा? चिनाब नदी के किनारे स्थित था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी किनारा था। फिर इसके नीचे आता है पंजाब प्रांत। जो ये हमारा पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत से मिलता है हमें रोपड़। कौन सी जगह है? रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलुज नदी के किनारे। इतना याद रखना है अपने को। रोपड़ पंजाब प्रांत में है। कौन से प्रांत में? पंजाब प्रांत में। और किस नदी के किनारे स्थित है? यह सतलुज नदी के किनारे स्थित था। फिर अपना जो हरियाणा है, ये अपना हरियाणा हो गया। हरियाणा में कई सारे फेमस जगह यहाँ से मिली हैं। सबसे फेमस है हरियाणा में राखीगढ़ी। तो हरियाणा कर देते हैं हम, राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी से क्या क्या चीजें मिली हैं? राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये हिसार में स्थित है। हिसार जिला है हरियाणा का, हिसार जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे मिला है? यह घग्गर नदी के किनारे। जो राखीगढ़ी है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था, हिसार जिले में, हरियाणा में। अब राखीगढ़ी के बारे में सबसे मेन चीज क्या है? जैसे हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थल, सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। इसी तरीके से राखीगढ़ी
भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता, भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता स्थित थी, भारत में स्थित सिंधु घाटी के स्थलों में सबसे बड़ा, सिंधु घाटी के जो स्थल थे, जो क्षेत्र थे, स्थलों में सबसे बड़ा कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी सबसे बड़ा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। राखीगढ़ी धार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो हम आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो। और अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि भारत में स्थित सिंधु घाटी के स्थलों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था, क्या आएगा? राखीगढ़। ठीक है। अब इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? इसकी खुदाई की गई थी डॉक्टर सूरज भान के द्वारा, डॉक्टर सूरज भान के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। किसकी? राखीगढ़ी की। अब यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं? यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं, यहाँ से क्या मिले हैं? ताम्र उपकरण मिले हैं। ताम्र यानी तांबे के उपकरण। अब ये कांस्य सभ्यता थी और यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं, क्योंकि कांसा बनाने के लिए भी तांबे की जरूरत होती थी। तो राखीगढ़ी जो क्षेत्र था, ये यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो हरियाणा गवर्नमेंट है, वो इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है। ये हमारा हो गया राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। अब हम दूसरा स्थल करते हैं हरियाणा में, बनवाली, जिसको बनावली या बनवाली कोई भी नाम इनमें से आ सकता है। बनवाली भी लिख देते हैं, कई जगह इसको बनावली भी शब्द यूज हो सकता है। बनवाली कहाँ पर स्थित है? यह है फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? ये सरस्वती नदी के किनारे, जो कि अब लुप्त हो चुकी है यह नदी। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है बनवाली, फतेहाबाद जिले में। अब देखो, आप कई बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हिसार मिलेगा संभवतः आपको जिले में, क्योंकि जब बनवाली को ढूंढा गया था, इसकी खोज की गई थी, तब हिसार और फतेहाबाद एक ही जिला हुआ करता था। तो अब फतेहाबाद चूंकि अलग हो चुका है, तो यह बनवाली किस में आ गया है? फतेहाबाद जिले में। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? बनवाली है फतेहाबाद जिले में। किस नदी के किनारे स्थित था? यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई? सबसे मेन यहाँ से जो मिला है मिट्टी, मिट्टी का खिलौना हल, यानी कि मिट्टी का हल मिला है खिलौने के रूप में, मिट्टी का खिलौना हल। और काफी सारे एग्जाम्स में, जो हरियाणा के एग्जाम्स हैं या सेंटर के या अदर एग्जाम्स हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिट्टी का खिलौना हल कहाँ से मिला है? बनवाली से। कहाँ पर स्थित है ये? फतेहाबाद जिले में, सरस्वती नदी के किनारे। फिर आता है एक मित्ताथल, जो क्षेत्र है हरियाणा में ही स्थित है। ये मित्ताथल क्षेत्र भी, ये कौन से जिले में स्थित है? ये भिवानी जिले में स्थित है, भिवानी जिले में। यहाँ से ये हम याद रखेंगे, भिवानी जिले में स्थित है मित्ताथल। इस तरीके से काफी सारे क्षेत्र हैं, पर हम आज जो करें वो इम्पोर्टेंट क्षेत्र कर रहे हैं। तो हरियाणा में 3 स्थल हमें मिले, बनवाली, मित्ताथल और राखीगढ़ी। अब हम आ जाते हैं राजस्थान की तरफ। ये हमारा हो गया राजस्थान। राजस्थान में एक ही हम मेन पढ़ेंगे, कालीबंगन, या कालीबंगा भी लिख देते हैं कई जगह, कालीबंगन, कालीबंगन। ये राजस्थान में स्थित क्षेत्र है कालीबंगन। नाम से पता चल रहा है कालीबंगन, बंगन बैंगल से कर लेते हैं हम, चूड़ियों को बैंगल बोला जाता है। तो कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, स्थित था मतलब राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित था ये क्षेत्र, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन। अब यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई की थी बीबी लाल व थापर ने। जो इम्पोर्टेंट खुदाई करता है, हम उनको ही याद करेंगे। बीबी लाल व थापर ने किसकी खुदाई की थी? कालीबंगन की खुदाई की थी। अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? यहाँ से मिली हैं चूड़ियां, अलंकृत चूड़ियां। कैसी चूड़ियां मिली हैं? अलंकृत चूड़ियां, अलंकृत चूड़ियां मिली हैं। अग्निकुंड मिला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा गया कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से। अग्निकुंड मिला है भूकंप के साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूकंप के साक्ष्य। ये भी कहाँ से मिले हैं? ये भी मिला है कालीबंगन से। फिर है जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। क्या क्या चीजें मिली यहाँ से? अलंकृत चूड़ियां, अग्निकुंड,
भूकंप के साक्ष्य और जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये सारे के सारे हमने कहा से मिले हैं, कालीबंगन, जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अब ज्यादा नहीं रह गए हैं, सिर्फ गुजरात में मेन है हमारा, वो गुजरात कर लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर यूपी में भी कौन सा है, उत्तर पश्चिमी भाग, जो यूपी का इस साइड का भाग था, इसी को ही हम इसमें काउंट करते हैं उत्तर पश्चिमी भाग। तो यूपी में कौन सी जगह है, यूपी में है आलमगीरपुर, कल हमने किया था आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी किनारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये यूपी में, और सबसे पूर्वी किनारा था, किस नदी के किनारे स्थित था, यह हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे स्थित था। कौन स्थित था हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर यूपी में, सबसे पूर्वी किनारा। यहाँ से सिर्फ इतना ही करना है। फिर सबसे दक्षिणतम, ये महाराष्ट्र में है, सबसे दक्षिणतम कौन सा पार्ट था हमारा, यहाँ पर दायमाबाद, कौन सा था ये दक्षिणतम, दायमाबाद, किसमें है ये, महाराष्ट्र में स्थित है दायमाबाद, सबसे दक्षिणतम किनारा था यह दायमाबाद। किस नदी के किनारे था, यह परवरा नदी के किनारे। किसकी सहायक नदी थी ये, गोदावरी की सहायक नदी थी, दायमाबाद परवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र। सिर्फ यहाँ से ये करेंगे हम। अब हम आ जाते हैं गुजरात, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहाँ स्वतंत्रता के बाद अधिकांश स्थल खोजे गए थे, वो क्षेत्र, वो राज्य था गुजरात। गुजरात में यहाँ पर आता है हमारा धोलावीरा, लोकेशन देख लीजिए एक बार, धोलावीरा। यहाँ पर हमारा है लोथल, रंगपुर, तीन मेन है, एक और है सुरकोटदा। चार स्थल यहाँ से गुजरात से करेंगे। सबसे पहले धोलावीरा कर लेते हैं हम, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है ये धोलावीरा। अब यहाँ से इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, कल भी मैंने आपको बताया था इस बारे में, जो हमारी पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था, जो कि सिंधु घाटी का जो पूरा का पूरा जो सिंधु घाटी के स्थल खोजे गए हैं, जो भी क्षेत्र खोजे गए हैं, वहां पर क्या विशेषताएं थी कि वो पूरा जो क्षेत्र है वो 2 खंडों में विभाजित था, 2 खंडों में विभाजित था। जैसे ये हमारा हो गया पश्चिमी खंड और ये हमारा हो गया पूर्वी खंड, पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड, 2 खंडों में, हर शहर 2 खंडों में, हर नगर 2 खंडों में विभाजित था। तो पश्चिमी खंड था वो अपेक्षाकृत ऊंचे स्थल पर निर्मित था, थोड़ा सा साइज में भी छोटा था ये, ठीक है, और चारों तरफ से ये दीवार या दुर्ग से घिरा हुआ था, तो इसको दुर्ग नगर की संज्ञा दी गई, दुर्ग नगर। और जो पूर्वी भाग था हमारा वह दुर्ग रहित था, यानी कि दीवारों से घिरा नहीं हुआ था, अपेक्षाकृत निचले स्थल पर था, इसलिए इसको निचला शहर बोला गया, निचला शहर बोला गया। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में, सारे सिंधु घाटी सभ्यता में इसी तरीके की हमारा में नगर नियोजन प्रणाली दिखती है। लेकिन धोलावीरा एक ऐसी जगह थी जो 3 भाग में बटा हुआ था। सिर्फ धोलावीरा एक अपवाद है जो कि 3 भाग में, 3 खंडों में बटा हुआ था यह शहर। पश्चिमी किनारा, पूर्वी किनारा और बीच वाले को इन्होंने क्या नाम दिया, बीच वाले को इन्होंने दिया मध्यमा, मध्यमा या मध्यनगर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि जो धोलावीरा था वहां पर नगर नियोजन की कौन सी प्रणाली, किस टाइप की प्रणाली यूज की गई थी, तो हम आंसर देते हैं, वहां 3 खंडों में शहर को बांटा हुआ था, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य नगर में। तो धोलावीरा के बारे में ये बात याद रखेंगे कि यह शहर 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ पर जो नगर नियोजन की प्रणाली थी, बाकी सारे सिंधु घाटी सभ्यता से काफी अच्छे हालात में यहाँ पर मिले हैं। धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। अब मैंने आपको बताया कि नगर नियोजन प्रणाली पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे अच्छे हालात में कहाँ थी, धोलावीरा में थी। इसी तरीके से जो निकासी प्रणाली थी, नालियों की व्यवस्था थी, वो भी धोलावीरा में काफी अच्छे हालात में थी। अब इसके धोलावीरा के बाद मैंने बताया था आपको सुरकोटदा, सुरकोटदा यह भी कहाँ पर स्थित है, यह जगह भी गुजरात में स्थित है। इसके बारे में सबसे मेन बात यहाँ पर आती है घोड़े के अस्थियों के अवशेष, घोड़े की अस्थियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अस्थियों के अवशेष। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित थे, तो आंसर हम कई बार कहते हैं नहीं परिचित थे, लेकिन फिर भी संभवतः हो सकता है सुरकोटदा पानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, तो हो सकता है दूसरे देशों से, यानी कि मेसोपोटामिया से या मिस्र से यहाँ पर घोड़े पानी के रास्ते जहाजों में लेकर आए गए हों।
तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं मिलते हैं तो वो है सुरकोटता, यानी कि घोड़ा वहां पर जानवर उपस्थित तो था लेकिन लोग उससे पूर्णतः परिचित नहीं थे इस घोड़े से। तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटता, जो कि गुजरात में स्थित है। फिर आता है लोथल, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में, क्योंकि लोथल से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं। लोथल ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा क्या है? नदी का नाम जिसके किनारे ये स्थित था लोथल। लोथल से क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल डॉकयार्ड था? डॉकयार्ड मतलब गोदीवाड़ा, जिसको हम बंदरगाह भी बोल सकते हैं, गोदीवाड़ा, या इसको हम बंदरगाह बोल दें। बंदरगाह क्षेत्र कौन सा था? बंदरगाह नगर कौन सा था? या इंग्लिश में हम बोलेंगे तो डॉकयार्ड। तो तीनों ही नाम इसमें आ सकते हैं, गोदीवाड़ा आ जाए, बंदरगाह आ गए, डॉकयार्ड आ जाए। तो डॉकयार्ड नगर कौन सा था? हाँ, लोथल शहर था, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। अब यहाँ से और क्या चीजें मिली हैं? यहाँ से युगल समाधियां मिली हैं। क्या मिली है? युगल समाधियां। युगल मतलब जोड़े में समाधियां मिली हैं यहाँ पर। बंदरगाह नगर मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से क्या होता था? मेनली व्यापार का काम कहाँ से होता था? लोथल से ही होता था। यहाँ पर चावल के अवशेष मिले हैं। चावल के अवशेष, चावल के दानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। यहाँ से अग्नि कुंड मिले हैं, जो अग्नि कुंड हमें कालीबंगन में दिखाई दिए थे, वो अग्नि कुंड कहाँ और मिले हैं? लोथल में। तो दो शहर थे अग्नि कुंड जहाँ से मिले, लोथल और कालीबंगन से। चावल के अवशेष यहाँ से मिले हैं, युगल समाधियां मिली हैं, गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड कहाँ से मिला? लोथल से मिला है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित क्षेत्र है। फिर लास्ट कर लेते हैं हम रंगपुर। यहाँ पर स्थित है ये रंगपुर। रंगपुर ये भी कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में कौन सी नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। मादर नदी के किनारे स्थित है रंगपुर। यहाँ से भी क्या मिले हैं? चावल, यानी कि धान की भूसी के अवशेष। धान के भूसी के अवशेष मिले हैं, यानी कि चावल आ जाए या धान के अवशेष आ जाए तो वो कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। यहाँ पर मेनली ये चीज हमें करनी है, धान की भूसी के अवशेष मिले हैं रंगपुर से। तो इस तरीके से हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सारे कंप्लीट होते हैं। जो जो मेन स्थल थे हमने वो किए हैं। साथ में यहाँ से कौन कौन सी मेन वस्तुएं मिली हैं वो हमने कर ली हैं। होप सभी ने इससे संबंधित अपने नोट्स बना लिए होंगे। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक इससे रिलेटेड बचता है, दैट इज पतन। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? जैसे इसके उद्भव के बारे में ज्यादा कुछ लोगों को, इतिहासकारों को नहीं पता है, इसी तरीके से इतनी विकसित जो सभ्यता था, इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में भी इतिहासकारों में एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण यानी कि विदेशियों के आक्रमण से हो गया। कुछ मानते हैं कि इसका पतन बाढ़ आने से हो गया। कुछ मानते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इसके बारे में कोई एक मत नहीं है इतिहासकारों में। तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण, कुछ इतिहासकार जो विदेशी आक्रमण मानते हैं इस सभ्यता के पतन का कारण क्या है, विदेशी आक्रमण, उनमें कौन कौन से आते हैं? मैके, अर्नेस्ट मैके हैं, व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और व्हीलर। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के वजह से हुआ। विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? जैसे कि आर्य थे। आर्यों को मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता करेंगे उसमें वो डिस्कस अच्छे से करेंगे, कि जो आर्य थे उनको माना गया कि मध्य एशिया से चलकर आए थे। तो इन्होंने सबसे पहले मध्य एशिया से आकर यहाँ पर उत्तर पश्चिम भाग में आक्रमण किया। और ये लोग शांत प्रिय थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। तो इन लोगों को मारा पीटा, जिस तरीके से इनको यहाँ से भगा दिया या इनका पतन कर दिया इस सभ्यता का, और यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये जो मैके और व्हीलर है ये क्या मानते हैं? ये कि विदेशी आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ आने की वजह से हुआ है। इस सभ्यता का पतन किसकी वजह से हुआ है? बाढ़ आने की वजह से हुआ है। तो बाढ़ आने की वजह से हुआ है। इसमें जॉन मार्शल मेन, हमारे जॉन मार्शल मेन इतिहासकार थे जिन्होंने माना है कि बाढ़ आने की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ है। विदेशी आक्रमण में गोल्डन चाइल्ड का भी नाम हम लिख सकते हैं। गोल्डन चाइल्ड एक
इतिहासकार थे, उन्होंने भी बताया कि विदेशी आक्रमण की वजह से, बाढ़ की वजह से किसने बताया है, जॉन मार्शल ने बताया है बाढ़ की वजह से। यहाँ पर है व्हीलर और गोल्डन चाइल्ड, जिन्होंने ये माना है कि विदेशी आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ है, और बाढ़ की वजह से जॉन मार्शल और मैकी आएगा यहाँ पर, अर्नेस्ट मैकी इसका पूरा नाम है। मैकी या जॉन मार्शल, इन्होंने माना है कि सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हो, क्योंकि सारी हमारी सभ्यता थी ये नदियों के किनारे स्थित थी। अब नदियों में अगर बाढ़ आ जाएगा तो अपने आप ही नगर वो डूब जाएंगे। इस तरीके से ये नगरों का पतन हो गया, और धीरे धीरे ये सभ्यता क्या है, जो इतनी विकसित अवस्था में थी, ये धीरे धीरे पतन की अवस्था में चलती चली गई। तो जो ज्यादातर इतिहासकार हैं वो बाढ़ की बात पे ही ज्यादातर सहमत नजर आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तर्क भी नजर आता है। तो इस तरीके से हमने अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आपके 2 पार्ट में ये सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट हो गई है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।